अच्छा, अब ये पेपर जो है ये है 10th जन का 2019 में जो पेपर हुआ है, सही ना। तो इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, फास्ट करवाऊंगा। एक बार तुमने पेपर देख लिया ना? ये एक बार सबने देख लिया पेपर? गर्व देखा नहीं पेपर? सर देख लिया। देख लिया पेपर? लेकिन मैंने मेन 12th वालों को भेजा नहीं है। तुम लोग अपने मार्क्स भी लगाया करो उसके अंदर कितने आ रहे हैं। गर्व गर्व मार्क्स लगाए हैं करके एक बार? सर मतलब ऐसे प्रॉपरली सॉल्व नहीं किया था, मतलब बस नहीं मतलब नहीं, गर्व पढ़ाई पता है, थी। नहीं ये काम तुम लोग ना गलत कर रहे हो फिर। ये अपना ना जब करने के बाद 40 मिनट का टाइम दिया, तुम लोग 30 मिनट का टाइम दो क्योंकि तुम्हें पूरा आता नहीं है। इसमें मार्क्स लगाओ पहले। सही ना, मार्क्स लगाओगे ना तो फिर फायदा होगा उससे। ये क्रेश, ये इससे तुम्हारी मतलब एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगी काफी ज्यादा। क्रेश, यस सर। ये तू भी अपने मार्क्स लगाएगा। गर्व मंगला, मार्क्स लगाओ तो इंप्रूवमेंट होगी इससे। हिमांग है क्लास में? हिमांग, यस सर। हिमांग इसमें मार्क्स लगाएगा तो 30 मिनट का टाइम है, किसी तरह से निकाल ले। ऑल्टरनेट डे पे हो रहा है पेपर, कब तक होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन इसमें मार्क्स लगाओ तुम लोग अपने। प्रवीण, ओके सर। हाँ प्रवीण, यस सर। प्रवीण पेपर थोड़ा और ढंग से कर अटेम्प्ट, क्योंकि नंबर कम आ रहे हैं अभी। सही है। तो सर वो दो गलती से दूसरे ऑप्शन टिक हो गए। एक तो हाँ तो डिक्रीजिंग वाला था बेसिसिटी वाला, यही तो, तो वो गलती से। यही तो इम्प्रूवमेंट करनी है प्रवीण, यही वाली तो इम्प्रूवमेंट करनी है। किस तरह से इसमें ये सिली मिस्टेक जो है आते हुए भी जो गलत होते हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा दुख होता है। समझ गया कि नहीं? ठीक है सर। ठीक है सर। पेपर का टाइम भी जानबूझ के 40 मिनट दे रहा हूँ ताकि 40 मिनट में ये क्वेश्चन तुम देख लो। 40 मिनट का ही टाइम देना केमिस्ट्री के पेपर में। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, उसको छोड़ना है पहले। चलो अब जल्दी से मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, एक बार नोट कर लेंगे जल्दी से। सबने अगर एक बार देखा हुआ है तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। 2 पाई एंड हाफ सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंट इन, ये पता है ये तुम्हें N2+, क्योंकि अगर तुम इसकी एमओटी ड्रॉ करोगे तो ये चीज आएगी कुछ। यहाँ पे 2px 2py 2pz होगा, इधर भी 2px 2py 2pz, या 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2। नीचे है π2px π2py, 2 इलेक्ट्रॉन इधर 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, और N2+ है। N2+ है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रह जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन रह गया। और बॉन्ड ऑर्डर जो है अब तुम देख लो खुद, ये पाई है, ये भी पाई है, ये सिग्मा है। तो बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा हाफ इंटू एनबी, एनबी 5 - 0 है, जिसमें 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन्स पाई में प्रेजेंट है, तो इसलिए 2 पाई बॉन्ड होते हैं N2 के अंदर। N2 के अंदर 2 क्या होंगे, पाई बॉन्ड। और एक क्या हो जाएगा, हाफ क्या हो जाएगा, सिग्मा। क्या समझ आया? समझ आ गया कि नहीं N2+ के अंदर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर केमिकल नेचर ऑफ हाइड्रोजन peroxide, हाइड्रोजन peroxide H2O2 हाइड्रोजन चैप्टर का है। इसमें तुम्हें पता ही है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। मीडियम पे डिपेंड करेगा, मीडियम पे भी डिपेंड करेगा, दोनों एसिडिक और बेसिक मीडियम में काम करेगा। हाँ ये है कि अगर मीडियम एसिडिक है, अगर मीडियम एसिडिक है तो ये अच्छा ऑक्सी, क्योंकि एसिडिक मीडियम मीन H+ आयंस होंगे, तो ये H+ आयंस तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और अगर मीडियम बेसिक है, अगर मीडियम बेसिक है वो चांस है, बेसिक मीडियम में नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी अच्छी होगी, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होगा। ऐसा माना जाता है कि रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होगा ये बेसिक मीडियम में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होगा H+ आयंस जब होगा। क्लियर हो गया कि नहीं है? वैसे ये दोनों का काम करता है, और दोनों मीडियम में, एसिडिक में ऑक्सीडाइजिंग भी कर सकता है, एसिडिक में रिड्यूसिंग भी कर सकता है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। विच डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट इज लीस्ट रिएक्टिव टू गिव एन एनहाइड्राइड, लीस्ट रिएक्टिव टू गिव एन एनहाइड्राइड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना, थोड़ा सा मतलब डाइसी कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसने बोला विच डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, जबकि लास्ट आंसर इसका लास्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है ही नहीं। वो क्या, अल्कोहल तो, लेकिन इसका डिहाइड्रेशन बहुत टफ तरीके से होता है, तो ये आंसर दिया हुआ है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में कई बार बोनस मिलता है, सही है, मेरे को ध्यान नहीं है इसमें बोनस मिला था कि नहीं मिला था। तो ये बाकी सारे तो एनहाइड्रेट देंगे ही, बाकी सारे तो एनहाइड्रेट देंगे ही, क्योंकि वो सक्सीनिक एसिड टाइप के हैं सब, तो वो सब देंगे एनहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। विच प्रिमिटिव यूनिट सेल
हैज एन अनइक्वल एज लेंथ, ये पता है ना ट्राइक्लिनिक होता है, मोस्ट अनसिमेट्रिकल, ना तो कोई एंगल 90 के इक्वल, ना ही कोई साइड इक्वल। यार आगे कि नहीं, ये ट्राइक्लिनिक मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम। विल्किंसंस कैटलिस्ट बहुत बार आईआईटी में पूछा हुआ है। RH PPH3 होल थ्राइस, भूलना नहीं, इंपॉर्टेंट है ये। विल्किंसंस कैटलिस्ट, जिसको होमोजेनस कैटलिस्ट भी बोलते हैं, क्लोरिडो ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, क्लोरिडो ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, रोडियम फर्स्ट। ये है विल्किंसंस कैटलिस्ट, ये विल्किंसंस कैटलिस्ट है, विल्किंसंस कैटलिस्ट है, सही ना, ये इसका नाम है। ये पूछते हैं पेपर के अंदर, विल्किंसंस कैटलिस्ट। ये होमोजेनस कैटलिस्ट होता है, होमोजेनस कैटलिस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, 5 हो गया, 6। टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन चैप्टर का क्वेश्चन है। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। तो ये सबको पता होगा, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 3, 1H1 1H2 1H3, हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम। और रेडियो एक्टिव कौन सा है, ट्रीटियम, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 and 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, पीएच है, इसके बाद ये आ गया, बी आर लगा है इधर, इधर बी आर लगा है, और ये खाली इधर बी आर यहाँ से है। इसमें डाला है एक्सेस में एल्कोहलिक केओएच, एल्कोहलिक केओएच क्या करता है, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, एच बी आर को बाहर निकलेगा, तो ये एच बी आर ऐसे निकलेगा बाहर, क्या, ताकि पीएच के साथ यानी फिनाइल ग्रुप के साथ डबल बॉन्ड कंजुगेशन में रहे, ऐसे ही ये एच और ये बी आर बाहर निकलेंगे, ताकि पूरी कंजुगेशन मेंटेन रहे और एक एक्सटेंडेड कंजुगेशन की फॉर्म रहे। आंसर ये आ जाएगा, कुछ इस फॉर्म में, यहाँ डबल बॉन्ड और एक यहाँ पे डबल छोड़कर, पूरा इस टाइप से रहेगा कुछ। पूरा मैंने कार्बन दिखाया नहीं है, इस टाइप से रहेगा, क्लियर है कि नहीं। ये एक्सटेंडेड कंजुगेशन है फिनाइल के साथ, ये पूरा कंजुगेशन है इसके अंदर, अब ये पार्ट पूरा कंजुगेशन में है, समझ गए कि नहीं। दो एच बी आर बाहर निकले हैं, एक्सेस में एल्कोहलिक की वजह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ हो गया, सॉरी, एट्थ क्वेश्चन, कोई मिस तो नहीं हुआ है, नहीं, एट्थ क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर स्क्वायर प्लेनर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का क्वेश्चन है। MfCl SCnNO2, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछा है, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, सही ना, इस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के। तो ये भी ट्वेल्थ वाले बच्चों को तो नहीं समझ आएगा जो करंट में 12th में, अदरवाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करना क्या तुम्हें, ये इसके 3 आइसोमर्स बनते हैं, इसके 3 आइसोमर्स बनते हैं इस कंपाउंड के, लेकिन एससीएन जो है ये लिंकेज आइसोमर शो कर सकता है, एससीएन का एनसीएस भी आ सकता है, और NO2 का ONO आ सकता है। इसलिए टोटल अगर चेक करोगे तो ये दो इधर आएगा, दो इधर आएगा, मल्टीप्लाई करके ये टोटल कंपाउंड एक नहीं है, ये 4 है, ये एक नहीं है 4 है, एक के बनते हैं 3 आइसोमर, तो चारों के बनेंगे, तो टोटल आइसोमर कितने हो जाएंगे, 12। 12 आंसर आ जाएगा। ये भी तुम्हें समझ नहीं आएगा, बाद में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब कर लोगे। नेक्स्ट है नाइन्थ क्वेश्चन, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस इज गिवन बाय, ये तो सबको पता है ना, एक्सट्रैक्शन चैप्टर करवा दिया ये, 12 2 3 + 3C, फोर्थ ऑप्शन चेक कर लो। ग्रेफाइट रॉड इज मेड एज एनोड, ताकि ऑक्सीजन जो लूज हुई है उसको ये कार्बन रॉड एब्जॉर्ब कर सके, याद आ गया कि नहीं, ये CO और CO2 की फॉर्म में एस्केप करा देगा, तो यही आंसर आ जाएगा इसका, फोर्थ वाला। 10th क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ Kp/Kc पूछी है। पहली रिएक्शन Kp/Kc, Kp टू, मैं हिंट दे रहा हूँ, सिर्फ करोगे तुम खुद। Kp = Kc RT⁻⁴ है। डेल्टा एन की वैल्यू पहली रिएक्शन के लिए 0 है, पहली रिएक्शन के लिए डेल्टा एन क्या है, 2 - 2 0, डेल्टा एन 0 आ जाएगा। दूसरी रिएक्शन के लिए, दूसरी रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एन है, N2O4 gives 2NO2, दूसरी रिएक्शन के लिए डेल्टा एन 1 है। तीसरी रिएक्शन के लिए N2 + 3H2 gives 2NH3, तीसरी रिएक्शन के लिए डेल्टा एन -2 है। बस तुम्हें इसको सॉल्व करना है। पहली रिएक्शन में Kp = Kc आएगा, दूसरी रिएक्शन में Kp = Kc × RT आएगा, RT की वैल्यू डायरेक्ट देखिए 24.62 डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर पर मोल, और तीसरी रिएक्शन के लिए Kp = Kc/RT का स्क्वायर आएगा। वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा सीधा। 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, इफ डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन को इसने DCM बोला हुआ है, डाइक्लोरोमीथेन अल्काइल हैलाइड है, डाइक्लोरोमीथेन इसकी डेंसिटी जो है इट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ DCM, डाइक्लोरोमीथेन इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये ध्यान रखना इसके अंदर। तो आर यूज फॉर डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, फॉर डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, ये प्योरिफिकेशन में हुआ है क्वेश्चन पहले। तो DCM एंड H2O
would stay as lower and upper layer respectively in the separating funnel. ये बिल्कुल सही है. डीसीएम की डेंसिटी क्या है? डीसीएम की डेंसिटी क्या है? ज्यादा की कम? डीसीएम की डेंसिटी ज्यादा है, तो ये कहाँ रहेगा? नीचे की नीचे की लेयर की बनेगी सेपरेटिंग फनल में, नीचे रहेगा डीसीएम और इसके ऊपर रहेगा क्या? वाटर. ऊपर वाटर, ऊपर H2O, नीचे डीसीएम. दो सॉल्वेंट यूज किए, डेंसिटी इसकी ज्यादा है इसलिए. 12th क्वेश्चन. द टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन XuF4. सबसे इजी क्वेश्चन है. sp3d2 हाइब्रिडेशन और एक लोन पेयर है, ये बताने की जरूरत नहीं है, इजी है क्वेश्चन. मेटल यूज फॉर मेकिंग एक्सरेज ऑफ एक्सरे ट्यूब विंडोज. ये तो पता है ना तुम्हें, कौन सा था? एस ब्लॉक एलिमेंट्स का यूजेस में कराया हुआ है. बेरिलियम. याद है कि नहीं ये? यस सर। 14th क्वेश्चन. 14th क्वेश्चन देखो. 14th क्वेश्चन क्या है? 14th क्वेश्चन ये रहा. कंसीडर द गिवन प्लॉट्स फॉर ए रिएक्शन ओबेइंग अरेनियस इक्वेशन. अरेनियस इक्वेशन मैंने तुम्हें बता रखा है इस फॉर्म की होती है. k इज टू ए ई क्यू और माइनस ए बाय आर. याद है ना ये? k इज टू ए ई क्यू और माइनस ए बाय आर टी. ये भी है काइनेटिक्स चैप्टर का क्वेश्चन. अगर समझ आता है करना, नहीं तो छोड़ देना. तो इसने बोला कि ये दो ग्राफ दे रखे हैं के वर्सेस ईए का. के वर्सेस ईए. अब देखो, इसमें अगर मैं ईए को बढ़ाता हूं तो रेट कांस्टेंट क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. डिक्रीज कर रहा है, देखो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है. अगर हम ईए को बढ़ाएंगे तो के जो है वो डिक्रीज करेगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है. तो पहला ग्राफ करेक्ट है. दूसरा ग्राफ के वर्सेस टी का. के वर्सेस टी का. टी लेकिन डिग्री सेल्सियस में, ये याद रखना. टी दे रखा है डिग्री सेल्सियस में. क्या इस पॉइंट पे जीरो होगा टेम्परेचर? इस पॉइंट पे 0 डिग्री सेल्सियस होगा टेम्परेचर. इस पॉइंट पे टेम्परेचर क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस. इसलिए अगर ये के वर्सेस टी का ग्राफ होता केल्विन में, तो उस केस में तो ग्राफ कैसा बन जाता? इस तरीके से एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता. सही ना? उस केस में एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता. क्लियर है कि नहीं? ये क्लियर है? यस। अभी अभी क्या होगा? ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा कि नहीं? जीरो पे डिक्रीज तो नहीं करेगा ना इसमें? चेक करो एक बार. तो उसका ग्राफ ऊपर से लेगा ना. के वर्सेस टी का ग्राफ ये ऊपर से चलेगा. जीरो नहीं होगा के, है ना? के जीरो नहीं होगा. जीरो केल्विन होता तो के जीरो से स्टार्ट होता. जीरो केल्विन होता तो के कहाँ से स्टार्ट होता? जीरो से स्टार्ट होता. इसमें जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, ऊपर से स्टार्ट होगा. दोनों दोनों ग्राफ करेक्ट है. सही ना? दोनों ग्राफ करेक्ट आएंगे. 15 क्वेश्चन. वाटर वाटर फिल्ड इन टू ग्लासेस ए एंड बी हैव बीओडी वैल्यूज 10 एंड 20. 10 और 20 है बीओडी वैल्यू. बीओडी वैल्यूज कितनी है? बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड 10 और 20 है. सबको पता है 5 बीओडी जो है लेस देन 5 होता है. अगर 5 से लेस तो क्या होता है? प्योर वाटर. 5 से 17 के बीच में, 5 से 17 के बीच में क्या होता है? पॉल्यूटेड वाटर. और ग्रेटर देन 17 है बीओडी अगर, तो हाईली पॉल्यूटेड वाटर. तो 10 और 20 है तो दोनों के दोनों पॉल्यूटेड है. लेकिन पॉल्यूटेड ज्यादा कौन सा होगा? 20 वाला. तो बी इज मोर पॉल्यूटेड देन ए. क्लियर है कि नहीं? ये 16th क्वेश्चन. द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके वैल्यूज, यानी एसडी करेक्टर का क्वेश्चन है. फिनॉल दे रखा है. फिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल. इसके अलावा है पैरामिथॉक्सीफिनॉल. क्या आंसर आएगा पीके का? जो अच्छा एसिड उसका पीके क्या होगा? सबसे कम. जो अच्छा एसिड उसका पीके क्या होगा? सबसे कम. तो क्या आएगा आंसर? सर थर्ड वाला हो जाएगा। जो अच्छा एसिड है उसका पीके क्या होगा? सबसे कम. तो सबसे पुअर एसिड है पैरामिथॉक्सीफिनॉल, क्योंकि इसमें ओ का प्लस आर इफेक्ट आ गया था. तो इसका पीके क्या होगा? सबसे ज्यादा. सही ना?
इसका पीके सबसे ज्यादा, और सबसे अच्छा एसिड है सेकंड वाला, क्योंकि इसमें NO2 का ऑर्थो और पैरा पे क्या लगता है, -R इफेक्ट, इसलिए इसका सबसे कम होगा, बी का सबसे कम होगा और डी का सबसे ज्यादा। इसमें -I इफेक्ट तो है ही ना, -I इफेक्ट तो है, इसलिए इसके बाद ये आ जाएगा सी, फिर ए आएगा। समझ आ गया कि नहीं है? ये पी के वैल्यूज का ऑर्डर है, BCAD, क्लियर है कि नहीं है? सिक्सटीन हो गया क्वेश्चन, 17 देखेंगे। 17 क्वेश्चन, लिक्विड ए एंड बी सोल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है। लिक्विड ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन इन द एंटायर कंपोजिशन रेंज एट 350 केल्विन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड बी आर। पी नॉट ए दे रखा है तुम्हें, पी नॉट ए ये दे रखा है 7 × 10⁻³ ये 7 × 10⁻³ है पास्कल में, पी नॉट ए, और पी नॉट बी है 12 × 10⁻³ पास्कल के अंदर, ये पी नॉट बी दे रखा है। कंपोजिशन ऑफ द वेपर कंटेनिंग, कंपोजिशन ऑफ वेपर निकालना है हमें, इन इक्विलिब्रियम विद ए सॉल्यूशन, in equilibrium with a solution containing 40 mole % of A at this temperature। 40 मोल परसेंट A का है, सही ना, 40 मोल परसेंट A का है, यानी XA इक्वल टू मान सकते हैं 40 मोल परसेंट है, 100 में 40 मोल, तो यानी 0.4 मोल हो गया ना, ये XA हो गया 0.4, XB हो गया 0.6। तो इसमें तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, YA अपॉन में YB इज इक्वल टू 0.4 अपॉन में, फॉर्मूला ना डायरेक्ट रिलेशन बता रखी है मैंने, YA अपॉन में YB इज इक्वल टू XA अपॉन में XB इंटू पी नॉट ए बाई पी नॉट बी, यानी 7/12। समझ आया कि नहीं है? अब इधर से वाई ए की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं, वाई बी को 1 - YA लिख देना, वैल्यू आ जाएगी इससे कि नहीं? यस सर। तो इससे डायरेक्ट निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन में तो डायरेक्ट ही अगर ना भी दे तो भी आंसर तुम निकाल लोगे। रिड्यूसिंग पावर निकालना है, रिड्यूसिंग पावर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, और जिंक और निकल, जिंक और निकल, क्या आएगा आंसर? जिंक और निकल, आंसर चाहो तो निकाल सकते हो रिडॉक्स के बेसिस पे, रिडॉक्स की वैल्यूज दे रखी है इसमें, सबको पता है कि सबसे ज्यादा एक्टिव कौन सा होगा, कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद जिंक, और निकल में डाउट रहेगा। ई नोट वैल्यू जिंक की क्या थी, -0.76, ई नोट रिडक्शन क्या है, जिंक 2 प्लस से जिंक, -0.76, और निकल का क्या होता है -0.25, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव, क्लियर, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन निकल। ये तो इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन था, वैल्यू ना भी दे तो भी तुम सोच सकते हो जाएगा क्वेश्चन, है ना, उसके बिना भी क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन OCH3 है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे OMe लगा रखा है, यहाँ OMe है, और यहाँ पे है CH2Cl, यहाँ CH2Cl लगा हुआ है, CH2Cl, अब इसमें डाला AlCl3, AlCl3 फिर H2O, AlCl3 डालेंगे तो यहाँ आ गया प्लस, डायरेक्ट देखेंगे AlCl3 डाला तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, Cl हटा, AlCl3 AlCl4 नेगेटिव की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और प्लस आ जाएगा। अब ये प्लस है प्राइमरी, ये प्लस क्या है प्राइमरी, तो इसलिए यहाँ से H हट के ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, प्लस आ जाएगा यहाँ पे, इस तरह से हो जाएगा हाइड्राइड शिफ्ट, OMe, ये बन जाएगा यहाँ प्लस और यहाँ CH3 हो गया। तो इस प्लस के साथ इस ये प्लस जो है वो या तो यहाँ जुड़ेगा एक्टिवेटिंग पोजीशन पे, या यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन, क्योंकि OMe जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, यहाँ जुड़ेगा नहीं, यहाँ नहीं जुड़ेगा क्योंकि सीरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, ये प्लस इसलिए यहाँ जुड़ जाएगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से जोड़ देना, आंसर आ जाएगा इससे 5 की रिंग वाला, यानी सेकंड आंसर, सेकंड आ जाएगा। 20th क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज सिमिलर टू बेरिलियम, और एल्यूमिनियम में क्या होती है डायगोनल रिलेशनशिप, इसलिए इन दोनों को सिमिलर मानना है ना, बेरिलियम और एल्यूमिनियम के अंदर। द डिक्रीजिंग ई ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, ईज ऑफ एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस मींस H2O OH आयंस, बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है, यानी न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए, इसलिए विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, इसलिए क्या होना चाहिए विड्रॉइंग ग्रुप, तो इसलिए NO2 वाला जो पार्ट है जिसमें NO2 लगा हुआ है वो ज्यादा एक्टिव होगा, क्योंकि इसके ऊपर OH आयंस, इस पे, इस वाले कारण पे, इस वाले कारण पे
प्लस ज्यादा होगा NO2 के माइनस आर इफेक्ट की वजह से, इसलिए OH आयंस इस पे आसानी से अटैक करें। तो इसलिए सबसे ज्यादा थर्ड हो जाएगा, क्योंकि इसमें NO2 का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट आ जाएगा, NO2 का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट आ जाएगा, थर्ड का सबसे ज्यादा। फिर सेकंड में Cl का माइनस आई इफेक्ट है, फर्स्ट में कोई इफेक्ट नहीं है, फोर्थ में OCH3 का प्लस आर इफेक्ट, फोर्थ में OCH3 का क्या है, प्लस आर इफेक्ट। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? 22 क्वेश्चन। A process has delta H equal to 200 joule per mole, delta H दे रखा 200 joule per mole, delta H दे रखा 40 जूल पर केल्विन पर मोल। डेल्टा एच देखे हैं, बोला मिनिमम टेम्परेचर अबव विच रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एच पॉजिटिव है तो पहले डेल्टा जी जूरो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस ये करेंगे। डेल्टा जी को मान लो जीरो, इक्विलिब्रियम पे मान लेंगे, तो टी आ जाएगा डेल्टा एच बाय डेल्टा एस। इस टेम्परेचर पर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगी। डेल्टा एच है 200 और डेल्टा एस है 40, तो यहां से सीधा 5 आ गया, 5 केल्विन आ जाएगा। 5 केल्विन के ऊपर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, क्योंकि डेल्टा एच क्या था, पॉजिटिव था, एंडोथर्मिक रिएक्शन। 5 केल्विन पे रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगी, 5 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर पे रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। 5 केल्विन से ऊपर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। 23rd क्वेश्चन। 23rd क्वेश्चन में ग्राफ देखो सबके पास है ना। विच ग्राफ डज नॉट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस। सही ना, एंड द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस। पहला केस देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, मैं सिंपल लिख रहा हूं NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, यानी एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो ये इसमें ग्राफ कैसा बन रहा है, इनिशियली बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं, और उसके बाद क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं, बोलो। इंटेंसिटी से ना, इंटेंसिटी बढ़ती है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, याद है कि नहीं ये। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी एक लिमिट को क्रॉस कर देगी, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इनिशियली बढ़े यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। लेकिन फ्रीक्वेंसी अगर एक लिमिट को क्रॉस कर जाएगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ये इधर बढ़े हैं, ध्यान इस कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे यही थे, लेकिन फ्रीक्वेंसी तुम बढ़ा रहे हो, क्या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, कांस्टेंट है ना ये। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे कुछ इलेक्ट्रॉन बढ़े, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो बढ़ते हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, इंटेंसिटी बढ़ती है तो बढ़ते हैं। इसलिए आंसर इसका सही है, ये सही कह सकते हैं, नहीं तो इसका ग्राफ एक्चुअल में बनना चाहिए था ये। लेकिन इससे क्या माना, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं, फिर उसके बाद तुमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो फिर कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटेंसिटी से, ये तो पता है ना, काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता इंटेंसिटी का, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इसलिए इसमें ये ग्राफ क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। यहाँ इंटेंसिटी, यहाँ काइनेटिक एनर्जी, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। थर्ड केस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये करेक्ट है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी, ये देखो थर्ड केस जो दिया, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अ, एक मिनट गलत हो गया, ये आएगा है ना, बढ़ जाएगी। लास्ट वाला ग्राफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी ऑफ लाइट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी ऑफ लाइट, इसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, सर थर्ड वाला गलत नहीं होना चाहिए। थर्ड वाला एक मिनट, हाँ थर्ड वाला गलत होगा ना, थर्ड वाला तो, थर्ड वाला गलत इसलिए क्योंकि ये हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। इनिशियली तो कुछ ही नहीं होगा ना, जब तक एक थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं आएगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी फ्रीक्वेंसी आएगी तो बढ़ेंगे ना, उसके बाद बढ़ेगा। इनिशियली तो कुछ भी नहीं होगा, इनिशियली एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जब तक, ये याद है ना यहाँ पे, ये मेटल का सरफेस है, इसमें इंसिडेंट लाइट आई तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, इनिशियली में तो नहीं निकलेंगे ना, जब तक इसके अंदर मैंने एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं डाली। मान लो फ्रीक्वेंसी इसमें 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, तुमने फ्रीक्वेंसी डाली 10 की, तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी ना, काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आ गई 20 वाली फ्रीक्वेंसी, तब जाके क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। नहीं समझ आया तो इस रिलेशन से देख लेना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, सही ना, इस रिलेशन से भी कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं गर्व?
यस सर। तो इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनस कैटलिस्ट। ऑस्ट्रल प्रोसेस, प्रोसेस याद होना चाहिए, NH3 प्लस O2 प्लेटिनम के प्रेजेंस में, ये तो हेटेरोजेनस कैटलिस्ट है, NO प्लस H2 मिलता है, NO प्लस H2। फिर सेकंड जो है, सेकंड हेबर्स प्रोसेस, हेबर्स प्रोसेस N2 प्लस 3H2 gives 2NH3, आयरन के प्रेजेंस में है, तो वो भी हेटेरोजेनस है। तीसरा, कंबशन ऑफ कोल क्या है, कंबशन ऑफ कोल, नॉट एन एग्जांपल, कंबशन ऑफ कोल। क्या है इसमें कैटलिस्ट जलता है कोई हेटेरोजेनस? नहीं डलता ना, C+O2 कंबशन ऑफ कोल ये है, इसमें कोई कैटलिस्ट थोड़ी डला है, तो इसलिए ये एग्जांपल नहीं हो। और लास्ट प्रोसेस है हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, तो उसमें तो निकल जलता ही है, तो वो भी हाइड्रोजनस है। कैटलिस्ट सेम, ये सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, कैटलिस्ट सेम फेज में नहीं है, हाइड्रोजनस मतलब कैटलिस्ट इज नॉट इन द सेम फेज एज दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स, तो इसमें तो कोई कैटलिस्ट है ही नहीं। फिर ये DNF ब्लॉक का है, इफेक्ट ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड इन लेंथेनॉइड सीरीज, ये पता होगा तुम्हें, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन यानी डिक्रीज इन द साइज ऑफ लेंथेनॉइड्स और देयर आयंस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, डिक्रीज इन द साइज ऑफ लेंथेनॉइड्स और देयर आयंस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, तो आयंस भी एटॉमिक और आयनिक रेडियस दोनों डिक्रीज करते हैं, इसलिए फर्स्ट करेक्ट होगा। 26 क्वेश्चन भी डायरेक्ट है, इसमें NH2 है, NaNO2 और HCl डाला हुआ है, NaNO2 और HCl, NaNO2 और HCl डालेंगे तो NH2 जो है, यहाँ NH2 था, वो क्या बन जाएगा, NH2 क्या बन जाएगा, N2 प्लस, N2 प्लस बनेगा, ये बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा इधर इस फॉर्म में, ये ऐसे कार्बोकेटाइन बनेगा, प्लस प्लस कार्बोकेटाइन बनेगा तो रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, रिंग एक्सपेंशन होगा, आंसर आना चाहिए ये NTA में क्वेश्चन गलत आया था, तो उसका बोनस मिला था सबको, ये 6 की रिंग बनेगी और डायरेक्ट OH लगेगा कहीं, डायरेक्ट OH लगेगा, लेकिन इन्होंने 6 की रिंग बना करके भी CH2OH लगाया था, इसलिए इसमें बोनस मिला था। और आंसर भी देखो जो दे रखा है, जो सेकंड आंसर मार्क करके दे रखा है वो गलत आंसर है, लेकिन इसमें बोनस मिलेगा सबको इस क्वेश्चन में। 27th क्वेश्चन, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट P, ये बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है, इसमें एस्पार्टिक एसिड, एस्पराजीन है, सॉरी N है ना, एस्पराजीन है और सीरीन है, एस्पराजीन और सीरीन। एस्पराजीन का फॉर्मूला क्या होता है, मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, RCH RCHNH2 COOH, R की जगह अगर मैं लगा दूं CH2CONH2 तो बन जाएगा एस्पराजीन। और दूसरा जो है RCHNH2 और COOH, इधर मैं R की जगह सीरीन बनाने के लिए CH2OH लगाऊंगा तो बन जाएगा सीरीन, सही ना, तो क्या बन जाएगा, सीरीन बन जाएगा वो। तो R की जगह मैंने लगाया, अगर CH2CONH2 तो ये बन गया एस्पराजीन, R की जगह मैंने लगाया CH2OH तो बन जाएगा सीरीन, तो सीरीन बन जाएगा, और यहाँ से OH, एसिड का OH और अमीन का H बाहर निकलता है, ये बाहर निकल जाएगा। इस अब एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन होगी तो कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा, OH या NH2, पता ही है, N जल्दी लोन पेयर देगा, कल भी इस टाइप का क्वेश्चन था परसों वाले टेस्ट में भी, N लोन पेयर देगा जल्दी तो NHCOCH3 बनेगा, इस NH के साथ COCH3 बनेगा, ऑप्शन मैच करवा लेना, आंसर 1 आ जाए। विच हाइड्रोजन, 28 क्वेश्चन, विच हाइड्रोजन इन कंपाउंड इज ई इज इजीली रिप्लेसेबल, देखते ही पता लग रहा है कौन सा हाइड्रोजन होगा, एलाइलिक वाला ना, एलाइलिक वाला हाइड्रोजन कौन सा है, गामा, ये वाला गामा वाला हाइड्रोजन, ये गामा हाइड्रोजन है ये वाला, इसका एच हटेगा, रेडिकल बनेगा तो भी रेजोनेंस पाई बॉन्ड के साथ, और अगर क्या H प्लस हटेगा नेगेटिव आएगा तो भी रेजोनेंस, आसानी से रिप्लेसेबल, H प्लस हटा नेगेटिव आया, इससे रेजोनेंस हो जाएगी, तो गामा हाइड्रोजन आ जाएगा। फिर बोला मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, NaBH4 डाला है, 29 क्वेश्चन, डबल बॉन्ड O है और CH2 एस्टर वाला पार्ट, अगर मैं NaBH4 डालता हूं तो क्या NaBH4 एस्टर को टच करता है, क्या NaBH4 एस्टर को टच करेगा, नहीं,
तो इसलिए डबल बॉन्ड O का OH बन जाएगा, बस ये आंसर आ जाएगा। और ये पार्ट एज इट इज रहेगा। LiOH4 होता तो इसका भी यहां से क्लीवेज होके CH2OH बन जाता, इसमें नहीं होगा। डबल एल्डिहाइड कीटोन का सिर्फ अल्कोहल बन जाता है। लास्ट क्वेश्चन, हिंट देता हूं, ट्राई खुद करना, पेपर जरूर रीसॉल्व करना, ये दिमाग में रखना कि इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। बोला इसने 100 मिलीमोल CaO ट्वाइस है, हिंट दे रहा हूं मैं इसका सिर्फ, प्लस 2 ग्राम सोडियम सल्फेट है, 2 ग्राम सोडियम सल्फेट रिएक्शन होगी, CSO4 बनेगा और साथ में आएगा 2NaOH, 2NaOH आ जाएगा। बस अब इसमें क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालो पहले। 100 मिलीमोल ये है, 100 मिलीमोल का मतलब ये 100 मिलीमोल है, वेट होता है इसका 74, तो सॉल्व करोगे तो 7.1 मोल हो गया है, यानी ये 7.4 ग्राम है और ये 2 ग्राम आ जाएगा, ये 2 ग्राम दे रखा ना। तो इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट निकाल लेना पहले, इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट निकाल लेना। पानी में डिजोल्व किया इसको 100 मिलीलीटर वाटर के अंदर, फिर उसके बाद कैल्शियम सल्फेट का मास निकल जाएगा, उस कैल्शियम सल्फेट का मास निकल जाएगा और कंसंट्रेशन निकालना ओ चाइंस का, तो वो इससे निकल जाएगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालोगे तो आ जाएगा ये आएगा इसमें सोडियम सल्फेट लिमिटिंग रिएक्टेंट, सोडियम सल्फेट लिमिटिंग रिएक्टेंट आएगा। NaOH का जो मास निकालोगे उससे इसका कंसंट्रेशन निकल जाएगा, उससे इसका कंसंट्रेशन निकल जाएगा। सही ना, इसको ट्राई कर लेना एक बार।